जय हिंद छात्रों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पर्यावरण और हम कक्षा 5 से अध्याय 1 पटना से नाथुला की यात्रा। छात्रों, आप सभी अपने जीवन काल में मौका मिलते ही विभिन्न जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं और जब भी हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ की खट्टी मीठी यादें लिए हुए वापस आते हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ साझा करते हैं उसके अनुभवों को। तो ऐसी ही एक दिलचस्प यात्रा जो बिहार की राजधानी पटना से सुदूर पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम के नाथुला तक की गई, उससे जुड़ी हुई यादों को यात्रा संस्मरण के रूप में आपसे साझा किया जा रहा है इस पाठ के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं पाठ्यपुस्तक से। 8 नवंबर 2010 की ठंड भरी काली रात, ठंड से कांपते ठिठुरते लोग। छात्रों, नवंबर का महीना ठंड भरी ही होती है। यह लगभग पूरे भारत में ठंड को अपनी चपेट में ले लेती है। आगे बढ़ते हैं। पटना जंक्शन पर मित्रों के साथ रेलगाड़ी की प्रतीक्षा हो रही है और हमारा गंतव्य है सिक्किम की राजधानी गंगटोक। छात्रों, इसे गंगटोक और गांगटोक दोनों ही कहा जाता है। अपने स्मारकों, सांस्कृतिक धरोहरों एवं विभिन्न परिवेश की पहचान और उसके संरक्षण को जानने की लालसा लिए हुए वहां जा रहे हैं। यहाँ स्मारकों से अभिप्राय यह है कि जो स्थापत्य के रूप में हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाकर छोड़ा है और जिसे देखने के बाद हम अपने गौरवमय अतीत के बारे में जान पाते हैं, वे सभी स्मारक हैं। कि धरोहर वही स्मारक जो वर्षों पूर्व हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनवाया और आज हम उसे देखकर स्वयं को गौरवान्वित कर रहे हैं, वही हमारे लिए धरोहर है। इसके माध्यम से हम अपने अतीत के बारे में जान पाते हैं कि परिवेश का मतलब रहन सहन का स्तर, वातावरण, उसका संरक्षण और उसकी सुरक्षा के लिए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर अगली सुबह उतरे। पहला पड़ाव था सिक्किम जाने के मार्ग में स्थित दार्जिलिंग। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य का एक सुंदर पर्वतीय स्थल है। हरी भरी घाटियां और दूर दूर तक दर्शनीय हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं। मित्रों, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक जिला है। यहाँ की चाय बहुत ही फेमस है और यहाँ गोरखा लोग अधिक मात्रा में रहते हैं। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गोरखा लोगों की है जो बहुत ही बहादुर होते हैं और निडर होते हैं। दुनिया के कई देशों में, विशेष रूप से भारत, नेपाल की सेनाओं में गोरखा लोगों की विशेष सेवा ली जाती है। इसके अलावा ब्रिटिश सेना में भी गोरखा लोगों की सेवा ली जाती है। पर्वत श्रृंखला पहाड़ों की श्रृंखला होती है जो एक दूसरे से सटा हुआ रहता है। इन पर्वतों को घाटी या दर्रा एक दूसरे को पर्वत से अलग करती है। जैसे जैसे हम न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर चढ़ते गए, ठंड बढ़ती गई और स्वेटर पर जैकेट भी डालना पड़ा। छात्रों, हम जब पटना से चले थे तो वहाँ भी ठंड थी, लेकिन जब हम दार्जिलिंग पहुँचते हैं तो वह हिमालयी क्षेत्र है और वहाँ पर पटना से कई गुना अधिक ठंड पड़ती है। कई बार तो दार्जिलिंग में इस महीने में तो माइनस में टेम्परेचर रहता है। टाइगर हिल पर खड़े होकर सुबह सुबह सालों भर बर्फ से ढकी रहने वाली कंचनजंगा की सतरंगी बदलती चोटी को देखना बहुत ही अद्भुत था। छात्रों, आप चित्र में कंचनजंगा की इस चोटी को देख सकते हैं और बगल में टाइगर हिल है जो कंचनजंगा के अंतर्गत ही आता है और वहाँ पर सूर्योदय के समय का चित्र है, दृश्य है। जो वहाँ पर जो भी लोग सैलानी आते हैं, पर्यटक, वह प्रातः काल में सूर्योदय के समय इस दृश्य को देखे बिना वहाँ से नहीं जाते। कंचनजंगा की इस खूबसूरती को दार्जिलिंग और सिक्किम के पूरे 12 दिवसीय प्रवास में भी जी भर कर देखने के बाद मन नहीं भरा। छात्रों, प्रवास का मतलब कोई व्यक्ति जो अपने मूल निवास को छोड़कर किसी कारण से अन्य स्थान पर अल्प अवधि के लिए निवास करता है तो उस अवधि को प्रवास कहा जाता है। अब आप बताइए किन दो राजधानियों की बात इस लेख में की गई है। तो बिहार की राजधानी पटना और सिक्किम की राजधानी गंगटोक की बात की गई है। सुबह के समय बर्फ से ढकी कंचनजंगा की चोटी कैसी दिखती है? तो यह सतरंगी इंद्रधनुष की तरह दिखती है। कंचनजंगा की चोटी पर बर्फ क्यों जमी रहती है?
चूँकि कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत एक पहाड़ी है और टाइगर हिल इसी की एक चोटी है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आने वाली लगभग पूरी पहाड़ी पर बर्फ जमी रहती है। आपको सूर्योदय या सूर्यास्त के समय का दृश्य कैसा लगता है, तो यह आप अपने अनुभव के आधार पर लिख सकते हैं। हिमालय पर्वत की कुछ अन्य चोटियों के नाम पता करके लिखिए। तो छात्रों, पूरे पूर्वोत्तर के क्षेत्र, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्र हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ही आते हैं। भारत के कुछ अन्य पर्वतीय स्थलों के नाम पता करके लिखिए। तो इसका उत्तर भी लगभग ऊपर के प्रश्नों के जैसा ही है, आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने दार्जिलिंग में घूमने का आनंद यहाँ के अनेक आकर्षक स्थलों को देखकर उठाया। जहाँ दार्जिलिंग का चाय बागान, चिड़ियाघर ने लुभाया, वहीं नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, अजायब घर, लॉयड बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में क्रमशः पशु, पक्षी, तितलियां, हिमालयी जीव जंतुओं ने विशेष रूप से हम सब लोगों का मन मोह लिया। छात्रों, दार्जिलिंग का चाय बागान अपने आप में एक बेमिसाल दर्शनीय स्थल होता है वहाँ के सैलानियों के लिए, कि दार्जिलिंग की चाय दुनिया में सबसे प्रसिद्ध चाय में से एक है। और उन्हें यह प्रसिद्धि यहाँ की विशेष जलवायु ही उन्हें प्रदान करने में मदद करती है। यहाँ की चाय दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट की जाती है। बॉटनिकल गार्डन में तरह तरह के पेड़ पौधे देखने के लिए मिलते हैं। वे सभी पेड़ पौधे, दुर्लभ पेड़ पौधे जो हमारे आसपास के वातावरण में देखने के लिए नहीं मिलते, वे वहाँ देखने के लिए हमें मिल जाते हैं। जबकि जूलॉजिकल पार्क में हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले अधिकांश दुर्लभ जीव जंतु जो लगभग विलुप्ति के आसपास पहुँच चुके हैं, उन्हें संरक्षित करके रखा गया है। वहाँ तितलियों की ही हजारों प्रजातियाँ हैं जिन्हें हम वहाँ देख सकते हैं। जूलॉजिकल पार्क व कुछ अन्य जगहों पर हमने याक नामक एक पशु को देखा। उसके शरीर पर लंबे लंबे बाल थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि सिक्किम में भी यह पाया जाता है। यह बहुत ठंड वाले इलाके में शरीर के लंबे बालों की वजह से ही याक का रहना संभव हो पाता है। चित्र में आप याक का चित्र देख सकते हैं। यह बिल्कुल हमारे क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय के जैसी ही है, लेकिन इसके शरीर पर लंबे घने बाल हैं जो इन्हें हिमालय क्षेत्र में पड़ने वाली अत्यधिक ठंड से बचाती है। यह वहाँ के लोगों के लिए दूध का काम आती है, दूध देने के काम आती है। साथ ही यह बोझ ढोने के काम भी आती है। इसके अलावे इसके लंबे घने बाल ऊनी वस्त्र बनाने के उपयोग में लाया जाता है। अब आप बता सकते हैं, ठंड इलाके में जंतुओं के शरीर पर बड़े बड़े बाल क्यों पाए जाते हैं? छात्रों, आप चित्र में रोपवे को देख सकते हैं। यह लकड़ी या लोहे का एक बक्से के जैसा होता है और यह धातु के एक तार के सहायता से एक चोटी से दूसरी चोटी तक जुड़ी हुई रहती है और यह विद्युत के सहायता से इसे संचालित किया जाता है। वहाँ के निवासियों के लिए यह रोज़मर्रा का एक यातायात का साधन है, जबकि पर्यटकों के लिए यह मनोरंजन का साधन है। जो भी लोग वहाँ जाते हैं, रोपवे का आनंद लेने का प्रयास जरूर करते हैं। हमारे मैदानी इलाकों में बादल हमसे बहुत दूर ऊपर दिखाई पड़ते हैं, परंतु यहाँ पर हम सभी बादलों के बीच थे और घाटियाँ बादलों से भरी थी। कभी कभी चाय बागानों में हमसे नीचे भी बादल दिख रहे थे। तो छात्रों, आप सभी जब मैदानी इलाके अपने घर के आसपास होते हैं तो वहाँ पर निश्चित रूप से बादल काफ़ी ऊपर आकाश में दिखाई पड़ते हैं, जबकि वहाँ अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बादल हमारे साथ है, हम बादलों के बीच ही हैं। आप भी कभी अगर पहाड़ी पर चढ़ेंगे तो आपको ऐसा महसूस आसानी से हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के लिए रवाना हो गए। पर्वतारोहण संस्थान यानी पहाड़ों पर चढ़ने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। उस प्रशिक्षण के लिए ही एक संस्थान खोला गया है, उसे हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहा जाता है। पर्वतारोहियों के लिए चिड़ियाघर के नज़दीक हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है। यहाँ भारत के गौरव तेंजिंग नोर्गे की आदमकद मूर्ति लगी हुई है। यहाँ का एवरेस्ट म्यूजियम एक रोमांचक यादगार लिए हुए है। यहीं मुझे तेंजिंग नोर्गे के बारे में जानने के लिए काफ़ी कुछ मिला। तेंजिंग नोर्गे
आप इस नाम को पहले भी कई बार सुन चुके होंगे। ये वही तेंजिंग नोर्गे हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी के साथ पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। उनके बारे में कुछ जानने के लिए मिला है, देखते हैं आगे क्या है। पर्वतारोहियों के साथ तेंजिंग 20 साल की उम्र से ही कुली के रूप में जाते रहते थे। छात्रों, कुली का नाम आप पहले भी कई बार सुन चुके हैं। विशेष रूप से रेलवे स्टेशन पर आपको लाल रंग के कपड़े पहने हुए आपको कुली दिख जाएंगे, जो यात्रियों का सामान रेलगाड़ी में और रेलगाड़ी से स्टेशन के बाहर उसके गंतव्य के लिए जाने वाली टैक्सी में लादते हुए आपको मिल जाएंगे। ये बोझ उठाने का काम करते हैं। पर्वतारोहियों के साथ भी ऐसे ही कुली होते हैं जो बोझ उठाने का काम करते हैं। तेंजिंग नोर्गे भी उसी वैसे ही एक कुली थे। और जो भी पर्वतारोही का दल पहाड़ पर चढ़ने के लिए जाता है, विशेष रूप से माउंट एवरेस्ट पर, तो उसके साथ कुली के रूप में वहाँ के स्थानीय लोग जो पहाड़ों पर चढ़ने में निपुण हो और वहाँ के स्थानीय मार्ग की अच्छी तरह जानकारी होती है, उनके साथ जाते हैं। तेंजिंग यूँ तो भारत के मूल निवासी बन गए थे, मगर उनका जन्म तिब्बत में हुआ था और बचपन के दिन उन्होंने नेपाल में बिताए थे। वैसे तो उन्हें बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता था, मगर देश विदेश के पर्वतारोहियों के साथ वे कई भाषाओं में बातचीत कर लेते थे। वे तुरंत सबसे दोस्ती भी कर लेते थे। छात्रों, सबसे दोस्ती करने का यह जो बात है, यह सिर्फ तेंजिंग नोर्गे के साथ ही नहीं थी, बल्कि आज भी वहाँ उस क्षेत्र में रहने वाले लगभग सभी लोगों के लिए है। वहाँ के लोग काफ़ी मेहनती होते हैं और सबसे हिल-मिल कर रहना उन्हें बहुत पसंद है। कोई भी पर्यटक जब उनके पास आते हैं तो उनसे आसानी से दोस्ती कर लेते हैं। ऐसा करने से उनकी आजीविका चलाने में उन्हें काफ़ी मदद मिलती है। 1947 में एक पर्वतारोही दल के साथ जाते समय अपने एक साथी वाग्डी नोर्बू, जो पहाड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, उन्हें पीठ पर लादकर कई मील चलकर अस्पताल ले गए और इस प्रकार वाग्डी नोर्बू को बचाया गया। सन 1953 में तेंजिंग नोर्गे सर एडमंड हिलेरी के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट, जो कि समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, उस पर चढ़े और विजय का झंडा गाड़ा। छात्रों, आप चित्र में देख सकते हैं पर्वतारोहियों का दल जो पहाड़ पर चढ़ने का अभ्यास कर रहा है। उसके पीठ पर भारी भरकम सामान को भी देख सकते हैं, जो उन्हें पहाड़ी पर चढ़ने के दौरान यात्रा के लिए आवश्यक चीज़ ले जाना पड़ता है, वो उनके साथ है और उनके उस भारी सामान के साथ ही उन्हें अभ्यास कराया जाता है। साथ ही दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी के उस समय की चित्र है जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। आपको यह जानना आवश्यक है कि माउंट एवरेस्ट, जिसे बाकी दुनिया एवरेस्ट के नाम से जानती है, उन्हें संस्कृत और नेपाली भाषा में सागर माथा कहा जाता है, जबकि तिब्बत में चोमोलुंगमा और चीनी में जुमलंगमा फेंग भी कहते हैं। दूसरी बात, यह जो माउंट एवरेस्ट है या सागर माथा, यह नेपाल की सीमा के अंदर पड़ता है। इसलिए जब भी माउंट एवरेस्ट पर कोई व्यक्ति चढ़ता है तो उन्हें नेपाल सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। दूसरे तरफ लिखा हुआ आप देख सकते हैं, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे 29 मई 1953 को 29,032 फीट ऊंचे एवरेस्ट पर चढ़े थे, यानी 8,848 मीटर ऊंचे चोटी पर। आप तेंजिंग नोर्गे के बारे में अपने शब्दों में आसानी से लिख सकते हैं। हिमालय पर्वत संस्थान, जो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, जो हम लोगों के लिए काफ़ी कौतूहल भरा दृश्य लिए हुए था, वहाँ हम लोगों ने काफ़ी समय गुजारा और पर्वतारोहण के संबंध में काफ़ी जानकारी प्राप्त की। इस संस्थान को माउंट एवरेस्ट पर विजय की खुशी में सन 1954 में स्थापित किया गया था। 1953 में माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय पाई गई थी तेंजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलेरी के द्वारा, और अगले वर्ष 1954 में इसे स्थापित किया गया। पर्वतारोहण के लिए प्रशिक्षण लेने की भी आवश्यकता होती है। पर्वतारोही दल को अपने साथ टेंट, रस्सी, पर्वतारोहण के लिए जरूरी औजार, पर्याप्त भोजन, गर्म पानी, गर्म कपड़े इत्यादि लेकर जाना पड़ता है। अब भारत में पर्वतारोहण के कई संस्थान खुल चुके हैं। अनेक लोगों ने कई चोटियों पर विजय भी प्राप्त की है। आपको बता दें कि बछेंद्री पाल पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर
चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। पर्वतारोहण के समय हर दल के साथ ऐसा व्यक्ति जो वहीं का रहने वाला हो एवं पर्वतों पर चढ़ने में पारंगत हो, कुली तथा गाइड के रूप में चलता है। ऐसे गाइड को दार्जिलिंग में सिरदार कहा जाता है। यह बहुत सम्मान का पद है। तेंजिंग नोर्गे को भी सिरदार की उपाधि दी गई थी जब उन्होंने अपने साथी वोग्डी नोर्बू को बचाया था। आप बता सकते हैं पर्वतारोहण के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है? तो सबसे पहले पर्वतारोहण के लिए प्रशिक्षण लेना पड़ता है किसी पर्वतारोहण संस्थान में। वहाँ पर उन्हें उस वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होना पड़ता है और साथ ही साथ पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जो ज़रूरी सामान है उसके साथ पीठ पर लाद कर ऊपर चढ़ने का अभ्यास करना पड़ता है। साथ ही आवश्यक सामग्री का प्रयोग करना भी सिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। संस्थान में पर्वतारोहण के काम आने वाले विभिन्न प्रकार की सामग्रियां संजो कर रखी गई है। यहाँ प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। पर्वतारोहियों को ऊंचाई पर जाने के लिए विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बारिश, आंधी, तूफान, अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी का भी मुकाबला करना पड़ता है। उन्हें विशेष प्रकार के बने जूते और कपड़े पहनने पड़ते हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर भी उन्हें अपने साथ ले जाना पड़ता है। अब प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पिछले पृष्ठ पर 2 जाने माने पर्वतारोहियों के चित्र दर्शाए गए हैं। ये आपको क्या पहने हुए दिखाई दे रहे हैं? तो आप पढ़ चुके हैं, आसानी से लिख सकते हैं। दोनों पर्वतारोही सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे के चित्र थे। उन्हें ऐसे कपड़ों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो आपको पहले जानकारी मिल चुकी है कि हिमालय पर पहाड़ पर चढ़ने के लिए विशेष तैयारी की ज़रूरत पड़ती है और विशेष प्रकार के पहनावे की भी ज़रूरत पड़ती है। इनके बिना साधारण कपड़ों में हिमालय के चोटी पर चढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है, या यूँ कहें कि नामुमकिन है। संस्थान के सदस्यों ने बताया कि सिर की सुरक्षा के लिए सर्दी, गर्मी व बरसात में अलग अलग किस्म की टोपियां पहनी जाती हैं। आंखों के लिए चश्मे और हाथ के लिए दस्ताने भी आवश्यक हैं। यहाँ हम लोगों ने बर्फ के बीच सोने के लिए विशेष प्रकार का स्लीपिंग बैग भी देखा। स्लीपिंग बैग एक थैलानुमा बैग होता है जो अंदर उसके अंदर आसानी से लोग घुसकर सो सकते हैं, जबकि उसमें ऑक्सीजन के लिए विशेष व्यवस्था होती है ताकि वह सांस आसानी से ले सके। हिमालय क्षेत्र में उसके अंदर घुसकर आसानी से सोया जा सकता है। पर्वतारोहियों के लिए यह स्लीपिंग बैग बहुत ही आवश्यक होता है। इसके पश्चात हम लोग प्रशिक्षण देखने गए। यहाँ पर पर्वतारोहियों को अपनी पीठ पर सामान लाद कर बर्फ की पहाड़ियों पर चढ़ने और सीधे ढलान पर उतरने का अभ्यास कराया जा रहा था। रस्सी, कुल्हाड़ी, कुदाल के सहारे चढ़ाई करवाई जा रही थी। सभी मजे लेकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। अब आप पर्वतारोहियों को चढ़ने के लिए किन किन सामानों की आवश्यकता होती है इसकी सूची बनाइए। पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेते समय लोग क्या क्या कर रहे थे आप लिख सकते हैं। दार्जिलिंग की यात्रा के पश्चात हमने अपने अगले पड़ाव गंगटोक के लिए प्रस्थान किया। गंगटोक समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिक्किम राज्य की राजधानी है। यह पहाड़ों के ढलानों पर विभिन्न स्तरों को काटकर बसाया गया एक शहर है। ऊपर नीचे ढलानों पर बनी सड़कों और उस पर बने हॉर्न बजाती कतार से चलती हुई गाड़ियां। शहर के अंदर कहीं भी गंदगी, कूड़े कचरे का नामो निशान नहीं। सभी दुकानों के आगे कचरे फेंकने के लिए डब्बे लगे हैं। किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का कचरा सड़क पर नहीं फेंक सकता। छात्रों, अगर आप सिक्किम की यात्रा के लिए कोई योजना बना रहे हैं तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर कहीं भी आप किसी परिस्थिति में कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंक सकते। कचरे के लिए निर्धारित डस्टबिन में ही आपको कचरा फेंकना है। अगर आप वहाँ पर गंदगी फैलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है या दंड स्वरूप उस कचरे को साफ करने की सज़ा आपको दी जा सकती है। शाम के समय महात्मा गांधी सड़क का अद्भुत नज़ारा था। साफ सुथरी चौड़ी सड़क के बीचों बीच फूल भरे और सुंदर सजावट लिए हुए दोनों तरफ सजी धजी दुकानें। सड़क के बीचों बीच लकड़ी, लोहे एवं पत्थरों से बने बेंचों पर बैठकर धीमे भारतीय संगीत के साथ चाय कॉफ़ी की चुस्कियों का मज़ा ही कुछ और था। तो ठंड के मौसम में चाय की चुस्की तो मज़ेदार होती ही है, वो भी तब जब हिमालयी क्षेत्र में हो और पास के दार्जिलिंग के चाय बागान की ताज़ी चाय हो, तो फिर मज़ा कुछ और ही होता है। तरह तरह के फूल के पौधे से सुसज्जित इस सड़क का दृश्य देखते ही बनता था। यहाँ सड़क किनारे पगडंडियों पर लोग चलते हैं और कभी कभी आराम करने के लिए सड़क के बीच
की इस सुसज्जित जगह पर बैठ जाते हैं। अभी तो लगा कि हम लोग अलग ही दुनिया में आ गए हैं। यदि आपको अपने घर के आसपास ऐसा वातावरण बनाना हो तो उसके लिए क्या क्या करना चाहेंगे, तो आप अपने अनुभव के आधार पर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम पहाड़ों और घाटियों से भरा एक छोटा सा राज्य है। तीस्ता यहाँ की मुख्य नदी है। यहाँ मुख्यतः लेपचा, नेपाली और भूटिया 3 जातियाँ निवास करती है। यहाँ के लोग मेहनती, सीधे, सरल और सहयोगी होते हैं। यहाँ की औरतें रंगीन कपड़े एवं मनकों से युक्त सोने के आभूषण पहनना पसंद करते हैं। छात्रों, आप ऊपर ही सुन चुके हैं कि यहाँ के लोग काफ़ी मेहनती, सीधे, सरल और सहयोगी होते हैं। सहयोग की भावना उन्हें यहाँ कठिन भौगोलिक परिस्थिति में जीवन यापन करने में सहयोग करती है, क्योंकि इन पहाड़ी क्षेत्रों पर बिना मेहनत किए लोगों का गुजर बसर हो पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए यहाँ के लोग काफ़ी मेहनती होते हैं। गंगटोक में हम लोगों ने फूलों का बगीचा, बॉटनिकल गार्डन, रुमटेक मोनेस्ट्री आदि देखा। रुमटेक मोनेस्ट्री यानी करमापा बौद्ध धर्मगुरु का निवास भी है। यह बौद्ध धर्म का दर्शनीय स्थल है। छात्रों, आप चित्र में एक बौद्ध मठ का दृश्य देख सकते हैं और उसी में एक चित्र है जो एक बौद्ध धर्मगुरु करमापा है। इनका नाम उग्रेन त्रिनले दोरजी है और ये मूल रूप से तिब्बत के हैं और बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा गुरु दलाई लामा को माना जाता है और ये उग्रेन त्रिनले दोरजी दलाई लामा के उत्तराधिकारी हैं। अलग अलग बौद्ध मठों में अलग अलग करमापा होते हैं। बौद्ध धर्म में करमापा का पद बहुत ही सम्मानजनक होता है। एक दिन हम लोग गंगटोक से लगभग 52 किलोमीटर दूर समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाथुला घूमने गए। यह भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। जैसे जैसे हम गंगटोक से आगे बढ़े, ऊपर चढ़े, ठंड बढ़ती गई और इन पहाड़ों पर घुमावदार सड़क सांप की तरह दिखाई पड़ रही थी। सड़क के एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ हजारों फीट नीचे गहरी खाई थी। यह देखकर मन घबरा जाता था। छात्रों, आप चित्र में नाथुला दर्रा स्थित मार्ग को देख सकते हैं। यह बिल्कुल घुमावदार सांप के जैसी ही दिखती है और यह बहुत ही तेज ढलान लिए हुए सड़क है। यहाँ पर विशेष प्रशिक्षण लिए बिना इन सड़कों पर वाहन चलाना बहुत ही खतरनाक है। साथ ही यहाँ अत्यधिक अनुशासन और सतर्कता बरतनी पड़ती है। आखिर नाथुला आ ही गया। बिछी हुई बर्फ की चादरों के बीच हम सभी खड़े थे, उत्साहित और आनंदित। सबसे ऊंचाई पर शान से लहरा रहा था अपना प्यारा तिरंगा। इतनी ऊंचाई पर तिरंगे का लहराना देख मन गर्व से भर गया। दूसरी ओर चीन देश का झंडा भी लहरा रहा था। छात्रों, यहाँ आपको बता दें कि भारत चीन की सीमा पर स्थित है यह नाथुला, जो 14,200 फीट की ऊंचाई पर है और 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, जिसे 2006 में फिर से खोला गया। तो आपने इस पाठ के आरंभ से लेकर अब तक अनेक बार तिब्बत का नाम सुना है, तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि तिब्बत 1959 के पहले एक स्वतंत्र देश हुआ करता था जो भारत की सीमा पर स्थित था। भारत का पड़ोसी देश तिब्बत हुआ करता था, जबकि चीन की सीमा भारत से कहीं भी नहीं मिलती थी। 1959 में चीन ने तिब्बत का अधिग्रहण कर लिया और उसे अपना देश घोषित कर दिया और इस प्रकार चीन भारत का पड़ोसी देश बन गया। चीन की विस्तारवादी नीति के कारण 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध भी हुआ था। अपने देश की रक्षा के लिए सीमा पर चौकस वीर सैनिक हम सब लोगों का मार्गदर्शन भी कर रहे थे। सांस लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी। 50-60 सीढ़ियाँ भी चढ़ना मुश्किल हो रहा था। सांस फूलने लगी। सैनिक बर्फ पर न चलने एवं सीढ़ी पर रुक रुक कर चढ़ने को कह रहे थे। बच्चों को दौड़ने के लिए मना किया जा रहा था, पर बच्चे तो बच्चे ठहरे, भला कहाँ रुकने वाले थे। एक बच्चा बेहोश हो गया। सभी चिल्लाने लगे, जल्दी कैंप ले जाओ, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। सैनिकों ने उन्हें तुरंत मेडिकल कैंप में पहुंचाया और प्राथमिक उपचार के बाद बच्चा स्वस्थ होकर वापस आ गया। अब आप बता सकते कि वह बच्चा बेहोश क्यों हुआ था? अत्यधिक ऊंचाई पर वायु दाब कम होने के कारण वहां पर सांस लेने में कठिनाई आती है, विशेष रूप से मैदानी इलाके के लोगों के लिए जो वहां पर कुछ समय के लिए घूमने के लिए जाते हैं। वह इस भौगोलिक स्थिति का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते हैं और इस कारण उन्हें वहां पर कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जबकि स्थानीय लोगों के लिए यहाँ पर उतनी ज़्यादा समस्या नहीं होती, क्योंकि वह वहाँ रहने के लिए अभ्यस्त होते हैं। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग या रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता था।
चीन के यात्री इसी कठिन मार्ग से चलकर विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा और बोधगया तक आते थे। हमने यहाँ लगभग 1 घंटा बिताया।